मेरा नाम रॉबर्टो मेंडोंका है। अगर किसी ने मुझे मेरी जवानी में बताया होता कि मेरा क्या भविष्य होगा, तो मैं हंस देता। मैं सिर्फ एक सपनों से भरा लड़का था, जिसे एक मौन नायिका, मेरी माँ, क्लारा मेंडोंका, ने पाला था, जिसने कभी भी विपरीत परिस्थितियों के सामने झुके बिना दुनिया का सामना किया। मुझे कभी किसी को पिता कहने का मौका नहीं मिला। उन दूसरे बच्चों की तरह नहीं जो स्कूल के समारोहों या जन्मदिन के उत्सवों में अपने पिता को गर्व से दिखाते थे। अगस्टो रामिरेज, मेरे जैविक पिता, उन पुरुषों की श्रेणी में आते थे जो सामाजिक स्थिति, धन और दिखावे से जुनूनी थे। जब क्लारा गर्भवती हुई, तो सब कुछ आदर्श लग रहा था। वहां वादे थे, स्नेह था और साझा परियोजनाएं थीं। हालांकि जन्म के समय डॉक्टरों ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था। मेरे पैर ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, मेरी गतिविधियां सीमित थीं, मेरी आंखें उत्तेजनाओं का पालन नहीं कर रही थीं जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। निदान विनाशकारी था, स्थायी हानि की उच्च संभावना के साथ आंशिक लकवा। यह वही क्षण था, जैसा कि मेरी माँ ने मुझे सालों बाद बताया, जब अगस्टो ने फैसला किया कि उसकी प्रतिष्ठा हम दोनों से ज्यादा मूल्यवान थी। कोई भावुक विदाई नहीं थी, नहीं जटिल स्पष्टीकरण। वह बस गायब हो गया, अपने जीवन के दरवाजे बंद कर दिए जैसे कोई असफल व्यापार बंद कर देता है। क्लारा, अपने दिल के टुकड़े हुए, ने मेरे छोटे शरीर को अपनी बाहों में थामा और वादा किया कि कठिनाइयों के बावजूद मुझे जीवन में कुछ बनने का अवसर मिलेगा। एक माँ का संघर्ष। मेरी माँ थकाऊ शिफ्ट में काम करती थी, कभी कभी एक के बाद एक। वह घरों की सफाई करती थी, बुजुर्गों की देखभाल करती थी, रात में सिलाई करती थी, सामुदायिक मेलों में घर का बना खाना बेचती थी। कोई भी काम अस्वीकार नहीं किया जाता था अगर भुगतान मेरे चिकित्सा परामर्श, फिजियोथेरेपी सत्रों और प्रयोगात्मक थेरेपी का वित्त पोषण कर सकता था। मैं उसके खुरदरे हाथों को देखकर बड़ा हुआ, जो कपड़े रगड़ने से खुरदरे हो गए थे, रातों की नींद खोने से गहरी काली घेरे, जब वह यह देखने के लिए सिक्कों की गिनती करती थी कि क्या वह फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक और सत्र का भुगतान कर सकती थी। मुझे याद नहीं है कि कोई जन्मदिन केक के बिना हुआ हो, भले ही वह सबसे सरल सामग्री से बना हो, या बिना उपहार के कोई क्रिसमस, भले ही वह केवल उसके अपने हाथों से बुना हुआ स्कार्फ हो। सालों के साथ गहन थेरेपी, दर्दनाक गिरावट, छिपे हुए आंसू और एक दृढ़ संकल्प के कारण जो मेरे अंदर से किसी गहरी जगह से निकलता प्रतीत होता था, मैं अन्य बच्चों की तरह चलना, दौड़ना और खेलना सीख गया। यह एक तत्काल चमत्कार नहीं था, बल्कि मेरी माँ द्वारा किए गए हर त्याग का परिणाम था, हर वह पैसा जिसे उसने खुद पर खर्च करने के बजाय मुझ पर निवेश किया। शिक्षा की नींव। जब उच्च शिक्षा का समय आया, क्लारा ने पहले से ही मुझे एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए पर्याप्त बचत कर ली थी। रास्ता आसान नहीं था। मैं रात के समय वेटर के रूप में काम करता था और दिन के दौरान पढ़ाई करता था। मैं अक्सर कक्षाओं में नींद से लड़ता था, लेकिन मैं उसे निराश करने से इनकार करता था। मैंने वित्तीय प्रबंधन का चयन किया, सफलता की एक प्यास से प्रेरित होकर जो केवल वही जानता है जो पहले से ही गड्ढे के तल पर रह चुका है। मैं चाहता था कि मेरी माँ देखे कि उसका सारा त्याग सफल रहा। मैं उसे वास्तविक गर्व के साथ मुस्कुराते देखना चाहता था, न कि केवल राहत के साथ। इन्हीं विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान अपने पिता के बारे में सवाल करने लगा। किसी बच्चे की रोमांटिक मासूमियत के साथ पुनर्मिलन की उम्मीद नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रोके गए क्रोध के साथ जिसे दोषपूर्ण उत्पाद के रूप में त्याग दिया गया था। पिता की खोज। मैंने जांच की, सुरागों का पालन किया और अंत में उन्हें पाया। अगस्टो रामिरेज समूह के अध्यक्ष थे, एक व्यापारिक साम्राज्य जो निर्माण, प्रौद्योगिकी और रियल एस्टेट उद्यमों को कवर करता था। उनका चेहरा वित्तीय पत्रिकाओं पर छपा था, हमेशा मुस्कुराता हुआ, अहंकारी, विजयी। उन्होंने कभी औपचारिक रूप से शादी नहीं की, लेकिन उनके अन्य बच्चे थे, जो मेरे विपरीत, विशेषाधिकारों से घिरे हुए बड़े हुए थे। विशिष्ट स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय अवकाश, असीमित पहुंच। बच्चे जो सार्वजनिक तस्वीरों में वह पूर्णता की छवि बनाते थे जिसे प्रोजेक्ट करने के लिए वह इतनी मेहनत करता था, लेकिन वास्तविकता पत्रिकाओं में दिखाए गए से अलग थी। जैसे जैसे मैंने अपनी जांच को गहरा किया, मैंने पाया कि उनकी कंपनी, हालांकि स्पष्ट रूप से मजबूत थी, दरारें दिखा रही थी।
आंतरिक रूप से संघर्ष था। संदिग्ध वित्तीय निर्णय, उच्च जोखिम वाले निवेश, बदला का योजना, नवस्नातक और पीड़ा में गरी गई महत्वाकांक्षा से लैस मैंने समझा कि मुझे क्या करना है। मैंने उनकी एक सहायक कंपनी में नौकरी पाई। अपनी क्षमता के कारण और मुख्य रूप से उन त्रुटियों की पहचान करने की अपनी क्षमता के कारण जिन्हें दूसरे नजरअंदाज करते थे, मैं तेजी से आगे बढ़ा। मैंने अपनी पहचान नहीं बताई। मैं केवल रॉबर्टो मेंडोंका था, वित्त का युवा प्रतिभाशाली, अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण के लिए प्रशंसित। आंतरिक रूप से मैंने एक सावधानीपूर्वक योजना बनानी शुरू कर दी। यह केवल रंजिश के कारण उनके साम्राज्य को नष्ट करने की बात नहीं थी, बल्कि उन्हें सबसे क्रूर और परिष्कृत तरीके से यह दिखाने की कि जिस बेटे को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, वही वह था जो 30 साल बाद उन्हें बर्बादी की ओर ले जाएगा। मैंने न तो सहयोगी तलाशे, न ही साथी। मैंने बस हर कमजोरी, हर अनसुलझी गलती, हर अवसर का फायदा उठाया जिसे उनका अहंकार देखने से रोकता था। और इस तरह धीरे धीरे ताश का महल ढहने लगा। मौन निष्पादन। यह एक त्वरित प्रक्रिया नहीं थी। यह डेटोनेटर को दबाने और सब कुछ तुरंत ढहते देखने की बात नहीं थी। धैर्य, रणनीति, सर्जिकल सटीकता आवश्यक थी। 2 साल तक मैंने अपने पर्यवेक्षण के तहत परियोजनाओं में सूक्ष्म रूप से छोटे बदलाव करने के लिए समर्पित किया। ऐसे कार्यों के लिए बढ़ाए गए बजट जो कभी पूरे नहीं होंगे, अत्यधिक अस्थिर उभरते बाजारों में निवेश जो सुरक्षित दाव के रूप में छिपे थे, फर्जी कंपनियों के साथ हेरफेर किए गए अनुबंध जो पहली नज़र में वैध लगते थे। मैंने सब कुछ उसी सावधानी से किया जैसे एक सर्जन अपना चाकू संभालता है। हर निर्णय, हर कदम संदेह न जगाने के लिए गणना किया गया था, ताकि दोष उनके निदेशकों के अहंकार और एक ऐसी प्रणाली में अगस्तों के अंधे विश्वास पर पड़े, जिसके कमजोर होने पर उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया था। पारिवारिक पतन। इस बीच उनका व्यक्तिगत जीवन उनके व्यापार की तरह ही बिगड़ रहा था। वह चापलूसों, सतही दोस्तियों और स्वार्थी महिलाओं से घिरे थे जो उपहारों का प्रवाह कम होते ही गायब हो जाती थीं। उनके अन्य बच्चे विलासिता और लाड़ प्यार के बीच पलेबरे उस चीज के दयनीय साए थे जो वे हो सकते थे। सबसे बड़ा, फेलिपे, शराब की लत में डूबा हुआ था। नशे में गाड़ी चलाने के लिए कई बार हिरासत में लिया गया था। प्रेस भुगतान के माध्यम से घोटालों को चुप करा देती थी, लेकिन निजी सर्कलों में सभी जानते थे कि रामिरेज एक टाइम बम थे। सबसे छोटी बेटी, डायना, ने मुश्किल से हाई स्कूल पूरा किया था। उसका सबसे बड़ा काम सोशल मीडिया पर अतिशयता और अतिरेक का जीवन दिखाना था। जितना अधिक मैंने उन्हें देखा, उतना ही मैंने समझा कि आने वाली विपत्ति सिर्फ वित्तीय नहीं थी, यह नैतिक, मानवीय थी। उसका अनिवार्य पतन जिसने अस्वीकृति, परित्याग और झूठ पर अपना अस्तित्व बनाया था। अकुई एस्टा ट्रेडकाउ डू टेक्स्टो पारा हिंदी कॉमर्स हैशटैग्स रिमूविदास। गुप्त अधिग्रहण। मैंने गुमनाम रूप से कंपनी के शेयर हासिल करना शुरू किया, दिखावटी व्यक्तियों और छोटी छोटी अनजान फर्जी कंपनियों का उपयोग करके। जब भी कोई गलत आंतरिक निर्णय के कारण शेयरों में गिरावट आती, मैं वहां था, खरीदता, जमा करता, धीरे धीरे उस सब कुछ के नियंत्रण के करीब पहुंचता जो कभी उसका था। किसी को संदेह नहीं हुआ। किसी ने उस महत्वाकांक्षी युवक पर ध्यान नहीं दिया जो रोजाना 12 घंटे काम करता था और जिसकी प्रतिबद्धता और रणनीतिक दृष्टि के लिए आंतरिक रिपोर्ट में प्रशंसा की जाती थी। मुझे विशेष रूप से एक दोपहर याद है। रामिरेज बिल्डिंग के 42वें तल पर एक बैठक कक्ष में बैठा, अगुस्तो को अपने निदेशकों के समूह के साथ कमरे में प्रवेश करते देख रहा था। वह अभिमानपूर्वक चल रहा था, घमंडी, यह कल्पना किए बिना कि उसी कमरे में, उसकी आंखों के सामने, वह बेटा था जिसे उसने कचरे की तरह त्याग दिया था। मैंने उस क्रोध को दबा लिया जो मेरे सीने को जला रहा था, यह जानते हुए कि यदि पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई तो प्रहार अधिक विनाशकारी होगा। माँ, सुरक्षित आश्रय। क्लारा, इन सब से अनजान, अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान के साथ जारी रही, अब अपने स्वयं के प्रतिष्ठान में जिसे मैं अपने पेशेवर सफलता के पहले फलों से प्रदान करने में सक्षम था। मैं हर सप्ताह उनसे मिलता था। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं उसे गले नहीं लगाता और उसके शरीर में वर्षों की नाजुकता और एक कठिन जीवन का बोझ महसूस नहीं करता, लेकिन साथ ही एक अटूट आत्मा की शक्ति भी।
मैंने कभी भी उसे उस योजना का खुलासा नहीं किया जो मैंने तैयार की थी। उसके लिए जीवन बदले की भावना से दूषित होने के लिए बहुत मूल्यवान था। हालांकि मुझे पता था कि अंततः अगर वह कभी खोज लेती तो वह मुझे फटकार नहीं लगाती। वह जानती थी कि अगुस्तो द्वारा छोड़ा गया घाव केवल एक निशान नहीं था, यह एक दैनिक अनुस्मारक था कि कुछ लड़ाइयाँ अभिमान के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ी जाती है। अंत की शुरुआत। पतन एक बांध की संरचना में एक छोटे से रिसाव की तरह शुरू हुआ। पहले उरुग्वे में एक अचल संपत्ति परियोजना जो धोखाधड़ी निकली। फिर एक तकनीकी स्टार्टअप में विफल निवेश जो अपना पहला उत्पाद लॉन्च करने से पहले ही बंद हो गया। शेयर गिर गए, निवेशक बुदबुदाने लगे। शेयरधारकों की सभाएं, जो पहले तालियों और टोस्ट से भरी औपचारिकताएं थीं, अब तनावपूर्ण हो गईं, असहज सवालों और आरोप लगाने वाली नज़रों से भरी हुईं। मैं हर चरण में मौजूद था, सिर्फ इतना धक्का दे रहा था कि गिरावट अनिवार्य हो, लेकिन संदिग्ध न हो। ऐसी कोई रात नहीं थी जब मैं क्लारा के बारे में न सोचता। हमारे मामूली घर में लेटी हुई, यह कल्पना किए बिना कि उसका बेटा, जिसे फर्नीचर पकड़कर चलना सीखना पड़ा क्योंकि वह खड़ा नहीं रह सकता था, अब उस आदमी के पतन का वास्तुकार था जिसने हमें छोड़ दिया था। समानांतर उत्थान। इसके साथ साथ मेरा करियर फल फूल रहा था। मुझे विशेषज्ञ पैनलों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाने लगा। वित्तीय दुनिया में मेरा नाम प्रमुखता से उभरने लगा, और जबकि मीडिया मेरी व्यावसायिक दूरदर्शिता की प्रशंसा कर रही थी, मैं केवल यह प्रतिबिंबित कर रहा था कि हर प्रशंसा अगुस्तो रामिरेज के लिए खोदी जा रही कब्र पर एक और पत्थर है। एक रात, एक विशेष रूप से तनावपूर्ण बैठक के बाद जहां लाखों के नुकसान की घोषणा की गई और कई निवेशकों ने तत्काल परिवर्तन की मांग की, अगुस्तो ने मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यालय में बुलाया। मुझे पता था कि यह बुलावा आएगा। उनकी सहायिका ने मुझे कांपती आवाज में सूचित किया, जैसे वह आभास कर रही हो कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं उसके कार्यालय में प्रवेश किया और उसे अपनी प्रभावशाली गहरे लकड़ी के डेस्क के पीछे बैठे देखा, गहरी आंखें और माथे पर झुर्रियां जो पहले वहां नहीं थीं। उसने मुझे बैठने की पेशकश की और कुछ पलों के लिए हम बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे कि हम में से प्रत्येक दूसरे की पहली चाल का इंतजार कर रहा हो। उसने मेरे करियर, कंपनी के प्रति मेरी वफादारी, मेरी बुद्धिमत्ता के बारे में बात की। उसने मुझे एक पदोन्नति का प्रस्ताव दिया, रणनीतिक मामलों के लिए उसका व्यक्तिगत सलाहकार बनना। अंतिम प्रहार नजदीक आता है। मैंने स्वीकार किया, इसलिए नहीं कि मैं उसके साथ रहना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उस पद से मैं उसके अंत को तेज कर सकता था। मैंने बिना हिचकिचाहट स्वीकार किया, एक विनम्र मुस्कान के पीछे 3 दशकों के दौरान जमा हुए सारे नफरत को छिपाते हुए। मैंने गोपनीय दस्तावेजों, विशेष रिपोर्ट्स, निजी वार्तालापों तक पहुंच प्राप्त कर ली जहां अधिकारी कंपनी के आंतरिक सड़न को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अगुस्तो मुझ पर किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक भरोसा करता था, यह मानते हुए कि वह मुझ में एक प्रतिभाशाली युवक देखता है जो उसे डूबने से बचा सकता है, जबकि वास्तव में मैं ही था जो उसकी तैराकी रेखा के नीचे छेदों को बढ़ा रहा था। हर सुबह मैं उसके कार्यालय में फाइलें, रिपोर्ट, बचाव परियोजनाएं लेकर जाता था जो वास्तव में समाधान के रूप में छिपे चारे थे। संतृप्त बाजारों में निवेश के प्रस्ताव, ऐसी कंपनियों के अधिग्रहण की सिफारिशें जो केवल कागज पर मौजूद थीं, ऐसे साझेदारों के साथ विलय जो जल्द ही एक वित्तीय बोझ बन जाएंगे। अगुस्तो सब कुछ थके हुए इशारे से स्वीकार कर लेता था, ऐसे व्यक्ति की तरह जो महसूस करता है कि वह अब स्थिति पर हावी नहीं है, इस भ्रम से चिपका हुआ कि कोई उसे उसके भाग्य से बचा सकता है। इस बीच मैं छाया में कंपनी के शेयर खरीदता रहा। फर्जी कंपनियां, विश्वसनीय मध्यस्थ, सब कुछ सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध था ताकि जब निर्णायक क्षण आए तो प्रहार इतना पूर्ण हो कि वह खुद के अलावा किसी को दोष न दे सके। हिसाब किताब का दिन। हमने एक धूसर और बारिश वाली सुबह में शेयरधारकों की एक असाधारण सभा बुलाई, वह मौसम जो शोक का पूर्वानुमान लगाता है। मैं बैठक कक्ष में प्रवेश किया, यह जानते हुए कि वहां से बाहर निकलने के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। मैंने अगुस्तो के सामने अपनी नियमित जगह ली, जबकि एक-एक करके अन्य साझेदार आते रहे। एजेंडा स्पष्ट था, उच्च प्रबंधन की निरंतरता पर निर्णय लेने के लिए मतदान, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष भी शामिल थे।
मैं आधे से अधिक शेरों को नियंत्रित करता था, हालांकि वे अभी तक यह नहीं जानते थे। जब मतदान शुरू हुआ तो एक-एक करके साझेदार अगुस्तो के खिलाफ अपने हाथ उठाने लगे, चुपके से मेरे इशारों को देखते हुए, मेरी मौन स्वीकृति की तलाश में। मैं अंत तक अविचल रहा। जब मैंने भी अपना हाथ उठाया, इस प्रकार उसके भाग्य को सील कर दिया। अगुस्तो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा, जो उस दिन तक अहंकार का मुखौटा रहा था, अचानक विस्मय और फिर आतंक के भाव में बदल गया। वह चारों ओर स्पष्टीकरण की तलाश में देख रहा था, विश्वासघातियों की तलाश कर रहा था। यह कल्पना किए बिना कि मुख्य विश्वासघाती में था वह बेटा जिसे उसने 30 साल पहले बिना पछतावे के छोड़ दिया था। मतदान समाप्त होने के बाद मैं खड़ा हुआ और बोलने की अनुमति मांगी। मैं धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा जबकि सभी उपस्थित लोग प्रतीक्षापूर्ण मौन बनाए रखे थे। मैंने उसके सामने अपनी स्थिति ली और वे शब्द बोले जिनका मैंने वर्षों से अभ्यास किया था, जीत की पुकार के रूप में नहीं, बल्कि न्याय के कार्य के रूप में। मेरा नाम रॉबर्टो मेंडोंका रामिरेज है, क्लारा मेंडोंका और अगुस्तो रामिरेज का बेटा। कमरे में पूर्ण सन्नाटा छा गया। मैंने देखा कि कैसे उसके चेहरे से रंग उड़ गया। उसका शरीर, जो कभी भव्य था, उस खुलासे के बोझ के नीचे सिकुड़ता प्रतीत हुआ। मैंने और कुछ नहीं कहा। यह आवश्यक नहीं था। सरल सत्य उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। परिणाम, उसके बाद से सब कुछ तेजी से हुआ। सभा ने एक नया निदेशक मंडल नियुक्त किया। मैंने रणनीतिक निर्णयों का नियंत्रण संभाला और कुछ ही हफ्तों में हमने कंपनी के विघटन की प्रक्रिया शुरू कर दी। हमने न्यूनतम कीमतों पर परिसंपत्तियां बेचीं, संपत्तियों का परिसमापन किया, पूरे प्रभागों को बंद किया। अगुस्तो को उस इमारत से निकाल दिया गया जिसका नाम उसके नाम पर था, बिना किसी के उसकी रक्षा के लिए उंगली हिलाए। कोई विदाई भाषण, सम्मान या कृतज्ञता नहीं थी, केवल एक प्रणाली की नौकरशाही ठंडक जो न तो कमजोरी और न ही अहंकार को माफ करती है। जब वह अंततः बाहर था, मैंने वित्तीय रिपोर्ट्स की जांच की। जो थोड़ा बहुत उसके पास बचा था, वह मुश्किल से एक सादा जीवन जीने के लिए पर्याप्त होगा, उन विलासिताओं से दूर जिनका वह आदी था। यह पूर्ण बर्बादी नहीं थी, लेकिन कई मायनों में यह जीवन में मौत का प्रतिनिधित्व करता था। वह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में चला गया, विशिष्ट क्लबों, परिष्कृत रेस्तरां, उस दुनिया से दूर जिसने उसकी पूजा की थी जब तक वह उपयोगी था। उसके अन्य बच्चे, अपने आप को बनाए रखने में असमर्थ, भी दूर हो गए। अब विरासत में पाने के लिए आसान पैसा नहीं था, नहीं मांगने के लिए एहसान। अंतिम विचार, क्लारा को कभी भी यह पता नहीं चला कि मैंने क्या किया था। उसने केवल यह देखा कि मैं घर अधिक शांत, अधिक स्थिर लौटा। हमने अपना जीवन कुछ ऐसा बनाकर जारी रखा जो अंततः मुझे लगा कि मेरा है। हालांकि सब कुछ संतोष नहीं था। हर रात जब मैं रोशनी बंद करता और सन्नाटा मुझे घेर लेता, उस लड़के के बारे में सोचता था जो मैं था, उस अनुपस्थिति के बारे में जिसने मुझे चिह्नित किया, यह महसूस करने की उदासी की कभी-कभी न्याय त्याग द्वारा छोड़े गए खालीपन को भरने के लिए पर्याप्त नहीं होता। सजा पूरी हो गई थी, लेकिन घाव, वह मौन घाव, वही था और रहेगा। समापन, बाद के महीनों में मेरा जीवन ऐसे तरीकों से बदल गया जिनकी मैंने कल्पना नहीं की थी। रामिरेज साम्राज्य के अवशेषों को हटाने के बाद मैंने अपना खुद का रास्ता बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने अपनी खुद की निवेश फर्म की स्थापना की, अपने चारों ओर उन लोगों को रखा जिनका मैं सम्मान करता था, ऐसे लोग जिन्होंने दर्द, संघर्ष, हर अवसर के लिए लड़ने की आवश्यकता को महसूस किया था। मैं अगस्तों की गलतियों को दोहराना नहीं चाहता था। मैं वास्तविकता से कटी हुई शक्ति के बुलबुले में रहना नहीं चाहता था। क्लारा अभी भी मेरी उत्तर दिशा थी। मैं काम के बाद हर दोपहर उससे मिलने जाता था। हम उसके रसोई घर में बैठते थे, कॉफी पीते थे और साधारण बातों पर चर्चा करते थे। उसकी मुस्कान अभी भी सबसे अच्छा इनाम लगती थी। उसके हाथ, हालांकि झुर्रियों वाले और वर्षों से चिह्नित थे, लेकिन अभी भी एक ऐसी ताकत प्रदान करते थे जिसे कोई भी विपत्ति तोड़ नहीं सकी थी। हम एक साथ सबसे बुरे तूफान से बच गए थे और अब, पहली बार, जीवन हमें थोड़ी शांति प्रदान कर रहा था। अगस्तों के लिए कहानी अलग थी। परिचितों और प्रेस के माध्यम से
मुझे पता चला कि उसने अपने व्यावसायिक जीवन को पुनर्निर्मित करने की असफल कोशिश की थी। वह उन दरवाजों पर दस्तक दे रहा था जो पहले उसके लिए स्वचालित रूप से खुलते थे, लेकिन उसे अस्वीकृति, उदासीनता, मजाक मिलते थे। कोई भी उस आदमी के साथ जुड़ना नहीं चाहता था जिसने सार्वजनिक अपमान में अपना साम्राज्य खो दिया था। कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था जो अपनी विरासत की रक्षा भी नहीं कर सका था। वह अपना ही भूत था, खोई हुई महानता की यादों के बीच भटकती हुई एक छाया। उसके अन्य बच्चों ने उसे जल्दी ही छोड़ दिया। फेलिपे एक ओवरडोज के बाद एक पुनर्वास क्लिनिक में भर्ती हो गया। डायना एक ड्रग स्कैंडल के बाद दूसरे देश चली गई, जिसे परिवार मुश्किल से अपने पैसे के अंतिम अवशेषों से छिपा पाया। अगस्तो ने परित्याग और गैर जिम्मेदारी बोई थी। अब वह अकेलापन और विफलता काट रहा था। कोई भी उसे खोजता नहीं था, कोई भी उसके बारे में पूछता नहीं था, मैं भी नहीं। क्षणिक लेकिन तीव्र क्षण थे जब मैं उसे देखने जाने के बारे में सोच रहा था। उसे मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आंखों में देखने के लिए, यह जांचने के लिए कि क्या कम से कम पश्चाताप ने उसकी आत्मा में जगह बना ली है। हालांकि मेरे अंदर कुछ मुझे रोक रहा था। यह दया नहीं थी, बल्कि यह निश्चितता थी कि वह इस अंतिम संघर्ष के लायक नहीं था। उसके बाद नहीं, जब उसने मुझसे वह सबसे बुनियादी अधिकार छीन लिया था जो एक बच्चे को होना चाहिए, प्यार किया जाना। साल बीत गए, मेरी कंपनी समृद्ध हुई। मेरा नाम रामरेज समूह के पतन के स्कैंडल से जुड़ा नहीं रहा और अपनी योग्यता से सम्मानित होने लगा। मैंने अपनी माँ के लिए एक घर खरीदा, एक उज्ज्वल स्थान जो पौधों से भरा था, जैसा कि वह हमेशा सपना देखती थी। मैंने सहायता के लिए लोगों को नियुक्त किया ताकि उसे किसी बात की चिंता न करनी पड़े। मैंने यह सुनिश्चित किया कि उसके जीवन का हर बचा हुआ दिन उस महिला के लायक हो जिसने मेरा जीवन बचाया था। यह पूर्ण खुशी नहीं थी, क्योंकि बचपन का निशान कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, लेकिन यह शांति थी। यह एक घर था। इन्हीं शांत दोपहरों में से एक में, क्लारा के साथ कॉफी पीते हुए, मुझे पता चला कि अगस्तो गंभीर रूप से बीमार था। एक तेज कैंसर। देर से पता चला, जब ज्यादा कुछ करने को नहीं बचा था। मौन की विरासत। प्रारंभ। जब मुझे पता चला तो मैंने बिल्कुल कुछ महसूस नहीं किया। मैं उस पतित अपार्टमेंट में अकेला रहता था, एक दयनीय पेंशन पर जीवित रहता था जो मुश्किल से दवाओं और सस्ते भोजन को कवर करती थी। मैंने न तो करुणा महसूस की और न ही खुशी, केवल एक शांत खालीपन, जैसे कोई जंगल में अंततः गिरते हुए मरे हुए पेड़ को देख रहा हो। उसने मुझे देखने की इच्छा व्यक्त की थी, सीधे नहीं। बेशक उसने अपने कुछ पुराने कर्मचारियों के माध्यम से संदेश भेजा था जो अभी भी उसके प्रति कुछ दया रखते थे। वह बात करना चाहता था, वे कहते थे। वह माफी मांगना चाहता था। मुझे निर्णय लेने में कई दिन लगे, इसलिए नहीं कि मैं जवाब की उम्मीद कर रहा था या कोई प्रायश्चित खोज रहा था, बल्कि इसलिए कि मेरे अंदर कुछ उस कहानी को हमेशा के लिए समाप्त करने की जरूरत थी। उसके लिए नहीं, मेरे लिए। यात्रा। आखिरकार एक आम दोपहर को मैं कार में बैठा और उसके छोटे अपार्टमेंट तक गाड़ी चलाई। एक धूसर इमारत जिसे प्रगति ने भुला दिया था, जहां दीवारों पर पेंट से ज्यादा धब्बे थे। मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। लिफ्ट हफ्तों से काम नहीं कर रही थी। गलियारे से नमी और निराशा की बदबू आ रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी ने खोला जो अब एस्टेबन विलाल्टा नहीं था, अखबारों का घमंडी धनी, बल्कि एक झुका हुआ बूढ़ा, पीली त्वचा और खाली नजर वाला। उसने मुझे इस तरह घूरा जैसे वह विश्वास नहीं कर सकता कि मैं वास्तव में वहां था। उसने कुछ नहीं कहा। मैं अंदर गया। अपार्टमेंट छोटा था, कम रोशनी वाला, सस्ते फर्नीचर के साथ और मेज पर गंदे बर्तन थे। मैं उसके सामने एक अस्थिर कुर्सी पर बैठ गया। चुप्पी घनी हो गई। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में फंसे हुए लग रहे थे। उसने गलतियों, डर, शर्म, अहंकार से लिए गए निर्णयों के बारे में बात की, न कि प्यार से। वह रोया नहीं, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी जैसे आंसू उसे अंदर से जला रहे हों। उसने स्वीकार किया कि उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वह एक अपूर्ण बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि विकलांगता वाला बच्चा एक बोझ होगा,
उसके सफलता की ओर अपने निष्कलंक करियर पर एक धब्बा होगा। मैंने चुपचाप सब सुना, बिना उसे रोके। मैंने न तो करुणा महसूस की और न ही नफरत, बस महसूस किया कि आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया है। जब वह खत्म कर चुका, तो उसने मुझे कुछ उम्मीद करते हुए देखा। शायद माफी, शायद समझ, शायद एक इशारा जो उसे शांति से मरने की अनुमति देता। मैं बिना कुछ कहे उठ गया। मैं दरवाजे तक चला गया। बाहर जाने से पहले मैं एक पल के लिए रुका, उससे पीठ फिराए हुए। मैं चलता रहा। मैंने उसकी ओर दोबारा नहीं देखा। खालीपन। मैंने उसके बारे में दोबारा नहीं सोचा। जिस दिन मुझे उसकी मृत्यु के बारे में पता चला, मैंने बिल्कुल कुछ महसूस नहीं किया। ऐसा था जैसे एक पुरानी छाया बस बिना किसी औपचारिकता, बिना किसी नाटकीयता के दूर हो गई थी। केवल उसकी मृत्यु की सूखी खबर एक सार्वजनिक वकील द्वारा एक संक्षिप्त संदेश में दी गई, जो मुश्किल से उसका नाम जानता था। न तो अंतिम संस्कार हुआ, नहीं मिस्सा, नहीं विदाई देने वाले बच्चे थे। यहाँ तक कि अपनी थोड़ी सी संपत्ति को वंशजों के बीच वितरित करने के लिए कोई वसीयत भी नहीं थी। जो थोड़ा उसने छोड़ा वह सीधे राज्य को चला गया, जैसा कि उन भूले हुए लोगों के साथ होता है, जिन्हें दावा करने के लिए कोई नहीं बचा है। खबर मुझे मेरी माँ की कार्यशाला में मिली, जहाँ मैं उसके कपड़े और पैटर्न को पुनर्व्यवस्थित करने में मदद कर रहा था। मैंने कुछ भी उल्लेख नहीं किया, अनावश्यक नाटक बनाने के लिए सब कुछ बाधित नहीं किया। मैंने बस उस जानकारी को अपनी स्मृति के उस कोने में रख दिया जहां मैं ऐसी चीजें रखता हूं जो अब मायने नहीं रखतीं। एमिलिया ने भी नहीं पूछा। उसने मुझे उस विशेष तरीके से देखा, जैसे वह जानती थी कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है, लेकिन मेरी चुप्पी का सम्मान कर रही थी। उसे हमेशा पता था कि कब शब्दों के साथ जाना है और कब बस मौजूद रहना है, बिना कुछ थोपे। बेचैनी। दिन बीतते गए और सब कुछ वैसा ही रहा। मैं अपनी कंपनी में काम करता था, वह अपनी कार्यशाला में। सप्ताहांत में हम अपने नए घर के बगीचे में लंबी दोपहरें बिताते थे, वह अपनी सिलाई के साथ, मैं अपनी किताबों के साथ। कभी कभी 5 या 6 वाक्यों से अधिक का आदान प्रदान नहीं करते हुए, उस अजेय शांति का आनंद लेते हुए जो केवल तब प्राप्त होती है जब कोई भावनात्मक ऋण बाकी नहीं होता। हालांकि कुछ ऐसा था जो मुझे पूरी तरह से शांत नहीं छोड़ता था। एक प्रकार का खालीपन जो न तो दुख था और न ही अपराध। एक गहरी, अधिक मौन भावना, जैसे एक जवाब की कमी जो आप अब उम्मीद नहीं करते, लेकिन जिसे आप किसी तरह स्मृति के कोनों में खोजते रहते हैं। मैं जानता था कि यह एस्टेबन के लिए नहीं था। मुझे उसकी कमी महसूस नहीं होती थी। कैसे किसी की कमी महसूस करें जो कभी वास्तव में मौजूद ही नहीं था। यह उसकी मृत्यु के लिए दर्द नहीं था। यह कुछ और था। यह निश्चितता कि अंत में कोई भी बदला उस घाव को पूरी तरह से ठीक नहीं करता जो तिरस्कृत होने से हुआ था। कुछ समय के लिए मैंने खुद को 1000 अलग अलग तरीकों से व्यस्त रखने की कोशिश की। मैंने यात्रा की, व्यापार का विस्तार किया, सम्मेलनों, युवा उद्यमियों के मंचों में भाग लिया। मैंने पुरस्कार, मान्यता, साक्षात्कार प्राप्त किए। सभी पूछते थे कि मेरी सफलता का रहस्य क्या है, और मैं प्रिय वाक्यों के साथ जवाब देता था, यह जानते हुए कि कोई सच्ची सफलता नहीं है जब वह किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ साबित करने की जरूरत पर बनाई गई हो जो पहले से ही मर चुका था, भले ही अभी भी सांस ले रहा हो। ऐसी रातें थीं जब मैं देर रात जागता था और महसूस करता था कि मेरे सारे प्रयास, मेरी सारी रणनीति, मेरी सारी जीत ने आवश्यक बात को नहीं बदला था। मैं अभी भी वह लड़का था जिसने एक बार एक पिता का इंतजार किया था जो कभी नहीं आया। पत्र। एक दोपहर, जब मैं अपनी माँ को पुराने फोटो एल्बम वर्गीकृत करने में मदद कर रहा था, हमें एक पत्र मिला। यह एक गत्ते के बक्से में था, पुराने कपड़े और छूटे हुए बटनों के बीच। पत्र पीला पड़ चुका था, 4 हिस्सों में मुड़ा हुआ। मेरी माँ ने इसे एक पल के लिए देखा, एक अभिव्यक्ति के साथ जो आश्चर्य और त्याग को मिलाती थी, और फिर बिना कुछ कहे मुझे दे दिया। मैंने इसे खोला। यह एक पत्र था जो एस्टेबन ने मेरे जन्म के कुछ समय बाद एमिलिया को लिखा था। यह हाथ से हस्ताक्षरित नहीं था, बल्कि टाइप किया गया था। ठंडा, दूर, जैसे अपने त्याग को लिखते समय भी उसने अधिक से अधिक भावनात्मक दूरी बनाए रखना चाहा था।
इसमें लिखा था कि वह एक बीमार बच्चे का बोझ नहीं उठा सकता, कि उसका करियर एक महत्वपूर्ण क्षण में था, कि उसकी सार्वजनिक छवि घोटाले को सहन नहीं करेगी। उसने किसी भी दर्द के लिए खेद व्यक्त किया, लेकिन यह कि हर किसी को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। मेरी माँ मुझे उन आंखों से देख रही थी जो मुझे कभी दबाव नहीं डालती थीं, लेकिन जो कभी भी सच्चाई से नहीं भागती थीं। मैंने पत्र को वहीं रख दिया जहां से मैंने इसे पाया था। मैंने कुछ नहीं कहा। यह आवश्यक नहीं था। उस रात, जब घर सो रहा था, मैंने फिर से सब कुछ सोचा जो मैंने जिया था। हर कदम जो मुझे वहां लाया था जहां मैं था। मैंने पुनर्वास के वर्षों के बारे में सोचा, उधार ली गई लाइट के नीचे पड़ी गई किताबें, बारिश में पैदल चलना जब बस के लिए पैसे नहीं होते थे। मैंने अपनी माँ के साथ साझा किए गए नाश्ते के बारे में सोचा, जो सूखी रोटी और पतली कॉफी से बने थे। उन दिनों में जब हम एक ऐसे भविष्य का सपना देखते थे जो इतना असंभव लगता था कि कभी-कभी केवल इसकी कल्पना करना भी दर्द देता था। मैंने एस्टेबन के बारे में भी सोचा, दुश्मन के रूप में नहीं, राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि वह जो वास्तव में था, एक छोटा आदमी, कायर, अपने प्रतिबिंब से परे प्यार करने में असमर्थ। और पहली बार मैंने करुणा जैसा कुछ महसूस किया। यह माफी या भूलना नहीं था, यह बस यह समझना था कि उसने उस क्षण से हार मान ली थी जब उसने प्यार के बजाय डर को चुना था। उसकी हार मेरा काम नहीं था, उसकी हार शुरू से ही उसकी थी। मैंने एक कंपनी से कहीं ज्यादा हासिल किया था। मैंने अपना जीवन, अपनी गरिमा, अपनी कहानी जीत ली थी। मैंने एक अलग आदमी बनने का अवसर प्राप्त किया था, एक पूर्ण आदमी, एक ऐसा आदमी जो जानता था कि वह कहाँ से आया है और, सबसे महत्वपूर्ण, वह कहाँ जाना चाहता है। मुझे और कुछ की जरूरत नहीं थी। मैंने रोशनी बुझा दी, आंखें बंद कर ली और लंबे समय में पहली बार बिना सपनों के सोया। परिवर्तन। आने वाले वर्ष एक शांत नदी की तरह बीते, बिना किसी उछाल के, बिना किसी भंवर के जो मुझे फिर से उन अंधेरे स्थानों में खींच सकते थे जिनसे निकलना मुझे इतना महंगा पड़ा था। मेरी कंपनी बड़ी, मजबूत और स्थिर, उन सिद्धांतों के तहत जो एक बार विलाल्टा समूह को नियंत्रित करते थे से अलग थे। मैंने दूसरों को कुचलने के लिए साम्राज्य नहीं बनाए, बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट खड़े किए जिन पर लोग भरोसा कर सकें। हर निर्णय एक ऐसी चेतना से भरा था जो मैंने कभी भी एस्टेबन की पीढ़ी के बड़े उद्यमियों में नहीं देखी थी। कभी कभी मुझे दान कार्यक्रमों, धन उगाही के समारोहों, ऐसे आयोजनों में आमंत्रित किया जाता था जहां अमीर अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरों के लिए पोज देते हुए मानवता का नाटक करते थे। मैं इन जगहों पर सहज महसूस नहीं करता था। मैं चुपचाप दान करना पसंद करता था, बिना फ्लैश के, बिना खोखले भाषणों के। मैं विनम्र इलाकों के युवाओं के लिए छात्रवृत्ति में निवेश करना, ग्रामीण अस्पतालों को वित्त देना, बच्चों के लिए चिकित्सा उपचार का भुगतान करना पसंद करता था जैसा कि मैं एक दिन था। मुझे मान्यता की जरूरत नहीं थी। मेरी संतुष्टि इस बात से आती थी कि मैं ठोस, वास्तविक, स्पर्श करने योग्य तरीके से जीवन को बदल रहा था। मेरी माँ अभी भी मेरी दुनिया का केंद्र थी। हर दोपहर, काम के बाद, मैं उसके घर से गुजरता था। हम वरांडे पर बैठते थे और बगीचों पर सूरज डूबते देखते थे। आसमान लाल और नारंगी से रंगा होता था, जैसे दिन धीरे धीरे, शांति से मर रहा हो। कभी कभी हम तुच्छ बातों पर बात करते थे, अन्य बार हम बस चुप रहते थे, उस विशाल शांति को साझा करते थे जो केवल तब प्राप्त होती है जब कोई भावनात्मक कर्ज बाकी नहीं होता। उसकी मुस्कान मेरे लिए अभी भी सबसे खूबसूरत आवाज थी। उसकी आवाज, हालांकि कमजोर थी, लेकिन अभी भी उस अजेय शांति से भरी थी जिसने मुझे निराशा से कई बार बचाया था। यह एक सौभाग्य था जिसे मैं बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके साथ हर सेकंड एक खजाना था जिसे मैं उस लड़के के। विदाई। लेकिन समय, अटल, किसी के लिए नहीं रुकता। एक शरद ऋतु की शाम, जब हम कार्यशाला में पुराने कपड़े के टुकड़े व्यवस्थित कर रहे थे, मेरी माँ ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और गिर पड़ी। घबराहट मुझे बिजली की तरह पार कर गई। मैं उसकी तरफ दौड़ा, उसे पकड़ा, कांपते हाथों से आपातकालीन सेवा को फोन किया। एम्बुलेंस जल्दी आ गई, लेकिन फिर भी, अंदर से, मुझे पता था कि कुछ बहुत गंभीर हो रहा था। उस रात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। निदान, उन्नत हृदय विफलता। डॉक्टर स्पष्ट थे,
वे उसे स्थिर कर सकते थे, कुछ महीनों के लिए, शायद 1 साल के लिए उसका जीवन बढ़ा सकते थे, लेकिन नुकसान हो चुका था। उसका दिल, उसके पूरे शरीर की तरह, बहुत लंबे समय तक आवश्यकता से अधिक दे चुका था। मैं हर रात उसके बिस्तर के बगल में रहा, उसके लिए पढ़ते हुए, उसे कहानियां सुनाते हुए। जब वह सोती थी तो उसका हाथ पकड़े हुए। कोई विलासिता नहीं थी, कोई रणनीतियां नहीं थीं, कोई कंपनियां नहीं थीं, कोई बदला नहीं था, बस वह और मैं थे, जैसा कि शुरू से था, त्याग और अन्याय के खिलाफ उस शांत युद्ध में। एक सुबह, जब शहर कोहरे के नीचे सो रहा था, मेरी माँ ने अपनी आंखें खोलीं, मुझे कमजोर मुस्कान दी और फुसफुसाई कि वह मुझ पर गर्व करती है। मेरी उपलब्धियों पर नहीं, मेरे पैसे पर नहीं, मेरी सफलता पर नहीं। वह उस आदमी पर गर्व कर रही थी जिसमें मैं बदल गया था, उस व्यक्ति पर जिसने, सब कुछ के बावजूद, अच्छा होने का विकल्प चुना था जब उसके पास ऐसा न करने के सभी कारण थे। मैं चुपचाप रोया जब उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई बड़ा अंतिम संस्कार नहीं था, नहीं अखबारों में विज्ञापन, नहीं सम्मान का दिखावा करने वाले व्यवसायों के पुष्पचक्र, केवल पेड़ों से भरे एक छोटे से कब्रिस्तान में एक निजी समारोह, केवल मैं और कुछ सच्चे दोस्त, केवल उसका बेटा होने का अनंत आभार। पुनर्जन्म। मुझे सब कुछ समझने के लिए समय लगा। मैं दूर यात्रा पर गया, ऐसी जगहों पर जहां विललता नाम कभी नहीं सुना गया था, जहां मैं बस लियोनार्डो हो सकता था, एक और आदमी, बिना अतीत या मुखौटे के। मैंने सुनसान समुद्र तटों पर चला, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ा, ऐसे शहरों में खो गया जहां कोई मेरा चेहरा नहीं जानता था। हर कदम, हर परिदृश्य, हर सुबह ने मुझे चुपचाप खुद को फिर से बनाने में मदद की। जब मैं लौटा, तो मैं कोई और था। कोई भूल नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी, कुछ बेहतर था, स्वीकृति। मैंने स्वीकार किया कि मुझे कभी वे जवाब नहीं मिलेंगे जिन्हें मैंने एक बार निराशा से खोजा था। मैंने स्वीकार किया कि एस्टेबन वही था जो वह था, मेरी गलती से नहीं, बल्कि अपने डर और कमियों के कारण। मैंने स्वीकार किया कि बचपन का दर्द मेरी कहानी का हिस्सा था, लेकिन इसे मेरे भविष्य के पन्नों को लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं अपनी कंपनी में लौट आया, लेकिन इस बार एक अलग दृष्टिकोण के साथ। मैंने कम घंटे काम किया, अधिक प्रतिनिधिमंडल किया, ऐसी परियोजनाओं में निवेश किया जो वास्तव में मायने रखती थीं। मैंने अपने आप को सच्चे दिलों वाले लोगों से घेर लिया, न कि चापलूसों या अवसरवादियों से। मैंने कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि बस जीने के लिए जीना शुरू कर दिया। और इस तरह, वह घाव जो अनंत लग रहा था, बंद होने लगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसे भूल गया था, बल्कि क्योंकि मैंने इसे अपने आप का एक हिस्सा बना लिया था जिसे अब छिपाने या लड़ने की जरूरत नहीं थी। मैं मुक्त था, आखिरकार मुक्त। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अचानक नहीं आई। यह खुशी का विस्फोट या अचानक रहस्योद्घाटन नहीं था। यह उन हल्की बारिशों की तरह आया जो बिना शोर किए धरती को भिगो देती है, जो हर कोने को नम कर देती है, जब तक कि परिदृश्य बदल न जाए, बिना यह महसूस किए कि यह ठीक कब हुआ। मैं हल्का महसूस करने लगा। मैं सड़कों पर चलता था बिना अतीत के मेरे कंधों पर भारी पड़े। मैं लोगों से बात करता था बिना हर शब्द को मापे। मैं मुस्कुराता था बिना असाधारण कारणों की आवश्यकता के। मैं एक ऐसा आदमी था जिसने आखिरकार अपनी कहानी के साथ शांति स्थापित कर ली थी। मैंने अपनी माँ के नाम से एक फाउंडेशन बनाने में निवेश किया। एमिलिया वारगास, प्रवेश द्वार पर प्लेट में लिखा था। यह मेरे बारे में नहीं बताता था, यह व्यक्तिगत सफलताओं के बारे में नहीं बताता था, यह उसके बारे में, उसके शांत संघर्ष के बारे में, उसके अशर्त प्यार के बारे में, उसके विश्वास के बारे में बताता था कि एक कमजोर पैरों वाला लड़का और एक अनिश्चित भविष्य एक बोझ से अधिक कुछ बन सकता है। फाउंडेशन निम्न आय वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, विकलांग बच्चों के लिए थेरेपी, एकल माताओं के लिए कार्यशालाएं प्रदान करता था जो हार मानने से इनकार करती थीं। हर परियोजना, हर मदद उस महिला के प्रति कृतज्ञता का एक कार्य था जिसने मुझे बदले में कुछ भी मांगे बिना सब कुछ दिया था। कभी कभी मैं फाउंडेशन के गलियारों में चलता था, बच्चों को हंसते हुए देखता था, उन्हें चलते, दौड़ते, चित्र बनाते, सीखते देखना मेरे आप को उन सभी चेहरों में देखने जैसा था, लेकिन इस बार त्याग के दर्द के बिना, अपनी सीमाओं को छिपाने की जरूरत के बिना,
यह निश्चितता के साथ कि सच्चा प्यार उन्हें बढ़ने के लिए जगह देता है। नए रास्ते। इन वर्षों के दौरान मैंने ऐसे लोगों को जाना जो वाकई लायक थे। सीधे सादे, मेहनती लोग। ऐसे लोग जो अपना मूल्य अपने कमाए पैसे या दीवारों पर लटकाए गए किताबों से नहीं मापते थे। ऐसे लोग जो सुनना जानते थे, जो मौजूद रहना जानते थे, जिन्हें मुखौटों की जरूरत नहीं थी। मैंने ईमानदार, गहरी दोस्तियां बनाईं, ऐसी जिनके बारे में हम महसूस करते हैं कि हम दूसरे जीवन में भी मिले होते। मैंने अकेलेपन का आनंद लेना भी सीखा, बिना इसे सजा के रूप में महसूस किए। मुझे खाली जगहों को खाली संगत से भरने की जरूरत नहीं थी। मुझे यह जानने के लिए बाहरी वैधता की आवश्यकता नहीं थी कि मैं कौन था। हर सुबह मैं जिंदा होने के लिए कृतज्ञ उठता था। कृतज्ञ क्योंकि दर्द ने मुझे उस व्यक्ति का प्रतिबिंब नहीं बनाया जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी। मैंने श्रृंखला तोड़ दी थी। मैंने एक अलग रास्ता चुना था। मेरी कंपनी काम करना जारी रखती थी, लेकिन यह अब मेरे अस्तित्व का केंद्र नहीं थी। यह एक उपकरण था, अपने आप में एक लक्ष्य नहीं। बड़ी परियोजनाओं, अधिक सच्चे सपनों का समर्थन करने का एक साधन। मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। व्यापार की किताबें नहीं, सफलता के मैनुअल नहीं। मैं सरल कहानियां, जीवन के बारे में, लचीलेपन के बारे में, हार न मानने की शांत शक्ति के बारे में रिपोर्ट लिखता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बहुत से लोग उन्हें पढ़ते हैं या नहीं। ऐसा इसलिए करता था क्योंकि यह मुझे विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता था। जो कुछ मैंने जिया था, जो कुछ मैंने सीखा था, उसे शब्दों में रखने में मदद करता था। कई पूरी दोपहरें होती थीं जब मैं एक नोटबुक और पेन के साथ बगीचे में बैठता था, यादों को बिना फिल्टर के निकलने देता था। दर्द को फिर से जीने के लिए नहीं, बल्कि इसे समझने के लिए, इसका सम्मान करने के लिए, इसे अपनी जगह देने के लिए, बिना इसे मुझे नियंत्रित करने की अनुमति दिए। विरासत। मैंने सीखा कि स्मृति हमेशा दुश्मन नहीं होती, कि कभी कभी याद करना आगे बढ़ने का सबसे ईमानदार तरीका होता है। इन क्षणों में मैं एस्टेबन के बारे में भी सोचता था, उसके कार्यों के बारे में नहीं। मैं उस बारे में सोचता था जो वह नहीं था, उन सभी चीजों के बारे में जो वह हो सकता था और उसने न होने का चुनाव किया। मैं उस खालीपन के बारे में सोचता था जो उसने छोड़ा था और कैसे, विरोधाभासी रूप से, उस खालीपन ने मुझे दूसरों के लिए मौजूद होने के मूल्य के बारे में कोई भी सबक जो वह मुझे दे सकता था, उससे अधिक सिखाया। मैंने कभी अपने सौतेले भाई बहनों को खोजने की कोशिश नहीं की। मुझे पता था कि वे जीवित थे, लेकिन उनका जीवन एक सार्वजनिक आपदा था। घोटाले, व्यसन, सनसनीखेज टैब्लॉइड में हवा दी गई पारिवारिक लड़ाइयाँ, वे एस्टेबन द्वारा छोड़ी गई भावनात्मक विरासत का सटीक प्रतिबिंब थे। मैं उनका न्याय नहीं करता था। हर कोई अपने साथ ले जाने वाले घावों से जैसे हो सके लड़ता है, लेकिन मुझे करीब आने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वे मेरा परिवार नहीं थे। मेरा परिवार हमेशा मेरी माँ रही थी और अब हमेशा रहेगी। और अब फाउंडेशन में मिलने वाला हर बच्चा और युवा, हर माँ जो अपने बच्चे के लिए अवसर की तलाश में आती थी। समय के साथ मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैंने एक पिता नहीं खोया था, मैंने बस दर्द और खालीपन की विरासत को खींचने से बचा था। मुझे अलग होने का, उन सभी चीजों से टूटने का अवसर मिला था जिन्हें दूसरे अपरिहार्य मानते हैं। और यह पर्याप्त था। यह पर्याप्त से अधिक था। उपसंहार। जीवन ने एक स्थिरता प्राप्त की जिसे मैंने कभी नहीं जाना था। हर दिन एक ऐसे अतीत के खंडहरों पर बना शांति का स्थान था जो अब दर्द नहीं देता था। मैं जल्दी उठता था, फाउंडेशन तक चलता था, परियोजनाओं की समीक्षा करता था, युवाओं और उनके परिवारों से बात करता था, सामुदायिक भोजनालय में दोपहर का भोजन करता था, विलासी रेस्तरां में नहीं। मैं कृतज्ञ हाथों द्वारा तैयार की गई सादी रोटी साझा करना पसंद करता था, पाखंड और दिखावे से सजी मेजों पर बैठने के बजाय। मैंने किसी भी व्यावसायिक सफलता से बहुत बड़ा उद्देश्य पाया था, दूसरों को अपनी गरिमा की कहानियां बनाने में साथ देना। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, कमजोर पैरों और घायल दिल वाले उस लड़के की ओर जो मैं एक बार था, मुझे न तो दया महसूस होती है और न ही गुस्सा। मुझे केवल अपार कृतज्ञता महसूस होती है, क्योंकि मैंने जीवन को चुना, प्यार को चुना, वह बदलाव बनने का चुन लिया जो दुनिया ने मुझे नहीं दिया। क्योंकि अंत में यही एकमात्र जीत है जो मायने रखती है। अंधकार को हमें परिभाषित करने की अनुमति न देना,
दूसरों को वह दर्द न देना जो हमने प्राप्त किया, वहां सुंदरता का निर्माण करना जहां केवल खंडहर थे। और यह, केवल यह, पूरी यात्रा को वैध बनाता है। मोक्ष। एस्टेबन विलाल्टा का नाम कभी कभी भूली हुई रिपोर्टों या असफल अरबतियों के बारे में डॉक्यूमेंट्री में फिर से उभरता था। उनका जीवन एक चेतावनी बन गया था, एक फुटनोट की कैसे भ्रष्ट नींव पर बनाए गए जीवन से सब कुछ खो सकता है। ये उल्लेख मुझे परेशान नहीं करते थे, मैं उनसे बचता था, नहीं उन्हें खोजता था। वे इतिहास में अपनी झूल जमा कर चुके एक समाप्त अध्याय का हिस्सा थे। हालांकि वह पत्र पाना आश्चर्यजनक था। फाउंडेशन में दिया गया बिना प्रेषक का एक लिफाफा, अंदर हिचकिचाती और कांपती हुई हस्तलिपि के साथ एक लिखित पृष्ठ था। यह एस्टेबन के बेटे रोड्रिगो का था। वह संसाधन या सहायता नहीं मांग रहा था, बस यह बता रहा था कि वह इलाज करा रहा था। उसने फाउंडेशन के बारे में पता लगाया था और उसे कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस होती थी। मैंने जवाब न देने का विकल्प चुना, तिरस्कार के कारण नहीं, बल्कि यह समझते हुए कि उसका पत्र एक अनुरोध नहीं, बल्कि एक स्वीकारोक्ति थी, मोक्ष का एक प्रयास जिसे उसे अकेले ही करना था। चुपचाप मैंने चाहा कि वह अपना रास्ता खोज ले और उस विरासत से भी टूट जाए जो हम सभी ने, अलग अलग मात्रा में, विरासत में पाई थी। अस्तित्व अपने शांत प्रवाह में जारी रहा, जैसा कि होना चाहिए। मैंने एक परिवार बनाने पर विचार करना शुरू किया, अपूर्ण महसूस करने के कारण नहीं, बल्कि उन सबक को आगे बढ़ाने की इच्छा के कारण जो मैंने सीखे थे, वह सब कुछ जो मैंने उस खालीपन से बनाया था जो एक समय मेरी एकमात्र विरासत थी। मुझे न तो जल्दी थी और न ही मैं खालीपन भरना चाह रहा था। मुझे विश्वास था कि अगर ऐसा होना चाहिए, तो यह स्वाभाविक रूप से होगा, जैसे हाल के वर्षों में आने वाली हर अच्छी चीज। इस बीच मैंने हर रात लिखने की आदत बनाए रखी। मैं अपनी डायरी को कुछ घंटे समर्पित करता था, जिसमें पार पाने के अनुभव, नुकसान और पुनर्मिलन का वर्णन करता था। ये हमेशा खुशी की कहानियां नहीं होती थीं, लेकिन वे प्रामाणिक थीं, ऐसी कहानियां जहां लचीलापन मुख्य धागा था। कुछ प्रकाशकों ने मेरे लेखों में रुचि दिखाई, उन्हें प्रकाशित करने की पेशकश की। मैंने एक शर्त के साथ स्वीकार किया, वे मेरी व्यक्तिगत कहानी का मार्केटिंग रणनीति के रूप में उपयोग न करें। मैं सफल कार्यकारी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहता था जिसने अपने अतीत को हरा दिया था। मैं चाहता था कि किताबें खुद बोलें, कि हर पाठक उनमें कुछ व्यक्तिगत पाए, कुछ ऐसा जो उनकी यात्रा को आसान बनाए। काम अच्छी तरह से प्राप्त किए गए थे, लेकिन बिक्री से अधिक महत्वपूर्ण वे संदेश थे जो मुझे मिलने लगे थे। अकेली माताओं, अनाथ युवाओं, ऐसे लोगों के पत्र जो मेरे शब्दों में आशा की एक किरण पाते थे। पत्र जहां वे अपने स्वयं के संघर्ष, हार और शांत जीतों को साझा करते थे। हर पत्र ने पुष्टि की कि पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। मैं घावों को पुलों में बदलने में सफल रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरी कहानी प्रतिशोध में समाप्त न हो, बल्कि निर्माण में। और इस तरह मैं दिन ब दिन, महीने महीने, साल दर साल चलता रहा, जब तक एक सुबह, बरामदे में बैठे हुए, शरद ऋतु की हवा से उड़ती पत्तियों को देखते हुए, मुझे समझ में आया कि मैंने अंततः उस स्थिति को प्राप्त कर लिया था जो बचपन में पौराणिक लगती थी, शांति। न तो एक कृत्रिम शांति और न ही एक कड़वी स्वीकृति, बल्कि वास्तविक शांति, दयालुता के हर छोटे विकल्प के साथ बनाई गई, प्यार के हर इशारे, मैंने जो गलतियां झेली थीं, उन्हें न दोहराने के हर निर्णय के साथ। मैंने चक्र पूरा किया था, अनुपस्थिति को उपस्थिति में, त्याग को स्वीकार में, क्रोध को करुणा में बदल दिया था। मैं एक आदर्श आदमी नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से एक स्वतंत्र आदमी था, जीने, प्यार करने और मौजूद रहने के लिए स्वतंत्र। जीवन आगे बढ़ रहा था और मैं, पहली बार, हर विवरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा था। मैंने छोड़ना सीखा, यह भरोसा करना कि मुझे हमेशा सभी लड़ाइयों के लिए जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है। जो शांति अब मुझ में थी, वह उस अनियंत्रित महत्वाकांक्षा से इतनी अलग थी जिसने मुझे वर्षों तक प्रेरित किया था कि कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मैं दूसरे शरीर, दूसरे दिमाग, दूसरी कहानी में रह रहा हूँ। फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स बढ़ते रहे, अधिक बच्चे, अधिक परिवार आ रहे थे, छात्रवृत्ति का विस्तार हुआ, छोटे शहरों में नई इकाइयां स्थापित की गईं, बुलाए गए स्थानों पर जहां कोई निवेश नहीं करता था क्योंकि तत्काल लाभ नहीं होता था।
वास्तविक धन वित्तीय संतुलन में नहीं, बल्कि उन युवाओं के चेहरों में था जो पढ़ सकते थे, चल सकते थे, सपने देख सकते थे। उन माताओं में जो अब असहायता से नहीं रोती थीं, बल्कि अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखकर मुस्कुराती थीं। ऐसी रातें होती थीं जब मैं केंद्रीय कार्यालय में देर तक रुकता था, रिपोर्ट का विश्लेषण करता था, नए कार्यक्रमों की योजना बनाता था। यह न तो थकाऊ था और न ही भारी। यह एक ऐसा काम था जो मुझे पोषित करता था, जो मुझे हर इशारे में, हर मुस्कान में, किसी भी करोड़पति व्यवसाय से कहीं अधिक वापस देता था। इन लंबी रातों में कभी कभी अतीत की छवियां उभरती थीं, न दर्दनाक या तीखी, बस यादें हल्की हवा से उड़ते हुए खुले पन्नों की तरह तैरती थीं। मैं अपनी माँ का चेहरा याद करता था जब उन्होंने मुझे पहली बार बिना सहारे के चलते देखा। ब्रेड और कॉफ़ी के दिन, पेंसिल से अंडरलाइन की गई पुरानी किताबें, बारिश के दिन जहाँ उनका गले लगाना ही एकमात्र शरण थी। मैंने जो कुछ भी बनाया है, वह उन छोटे छोटे रोजमर्रा के चमत्कारों पर आधारित है जो उन्होंने मुझ में बोए थे, सब कुछ बलिदान करके, यहाँ तक कि स्वयं को भी। मेरा घर एक सरल शरण था। मुझे अत्यधिक विलासिता की आवश्यकता नहीं थी। एक पेड़ों से भरा बगीचा, आरामदायक कुर्सियां, किताबों से भरी अलमारियां, पौधे जिनकी मैं खुद देखभाल करता था, फूल जो बिना किसी दिखावे के बढ़ते थे, बस इसलिए मौजूद थे क्योंकि वे मौजूद थे। मैंने शांत दिनों की लय, ऐसे पगडंडियों पर टहलने की कदर करना सीखा जहां एकमात्र आवाज पक्षियों का गाना था। समय के साथ मैंने यह भी स्वीकार किया कि हर खालीपन को भरने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय थे जब मैं मानता था कि चक्र को पूरा करने के लिए, यह साबित करने के लिए कि मैं एक अच्छा पिता, एक अलग आदमी हो सकता हूँ, मुझे अपना परिवार बनाने की जरूरत है। लेकिन मैंने समझा कि जीवन हमेशा हमारी कल्पना की पटकथा का अनुसरण नहीं करता। हर सपना अनिवार्य नहीं है। हर घाव अलग अंत वाली कहानियों को दोहराकर ठीक नहीं होता। मेरा घर फाउंडेशन, बच्चे, सच्चे दोस्त, दया जैसी सरल चीज के आसपास बनी छोटी समुदाय भी हो सकते थे। मैंने कभी अपने सौतेले भाई बहनों को नहीं खोजा। कभी कभी उनके बारे में खबरें आती थीं। रोड्रिगो निर्भरता के खिलाफ लड़ता रहता था, पुनर्वास केंद्रों में आता जाता रहता था। कैमिला सार्वजनिक रडार से गायब हो गई थी, दुनिया के किसी कोने में खो गई थी। शायद कुछ ऐसा खोज रही थी जिसे वह नाम नहीं दे सकती थी। मुझे न तो नफरत थी और न ही तरस, बस एक अपरिहार्य दूरी, जैसे दो रास्तों के बीच होती है, जो कभी नहीं मिलेंगे। एस्टेबन के बारे में कोई भी अब बात नहीं करता था। वह एक भुला दिया गया आदमी था, व्यापारियों की नई पीढ़ियों के नीचे दफन, जिन्हें उसके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था। एक युग का जीवाश्म जहां सफलता घमंड से भ्रमित थी, जहां शक्ति एक मुखौटा था जो डर को छिपाती थी। उसकी विरासत, अगर कुछ बचा है, तो वह तिरस्कार और स्वार्थ पर खड़े साम्राज्यों की नाजुकता के बारे में एक शांत चेतावनी थी। कभी कभी साक्षात्कारों, व्याख्यानों या सम्मेलनों में मुझसे पूछा जाता था कि मेरे लचीलेपन का रहस्य क्या है। मैं अंदरूनी तौर पर मुस्कुराता था, यह जानते हुए कि जवाब कभी भी एक छोटे वाक्य में नहीं आएगा। रहस्य हर उस रात में था जिसे हमने नहीं छोड़ा, हर उस सुबह में जब, बिना जाने कैसे, हम आगे बढ़े। हर शांत गले लगाने में, हर प्रोत्साहन के शब्द में, प्यार के हर छोटे कार्य में जो मेरी माँ ने तब बोया जब केवल दर्द और अकेलापन था। यह कोई रहस्य नहीं था, यह बस प्यार था। वह सूक्ष्म प्यार, जो शेखी नहीं बघाड़ता, जो जीवन बचाता है। अंत में, यह सरल था। सांस लेना, चलना, मदद करना, धन्यवाद देना, प्यार करना और हर दिन को एक उपहार के रूप में फिर से शुरू करना, न कि एक बोझ के रूप में। यही सब था। यह पर्याप्त था। साल ऐसी शांति के साथ बीते जिसकी मैंने कभी संभावना नहीं की थी। हर दिन कृतज्ञता की एक लंबी सांस थी। हर सुबह मैं अपने सीने में उस व्यक्ति की हल्कापन महसूस करता था जो अतीत को स्पष्टीकरण का ऋणी नहीं है, जिसने अपने घावों को मिटाए बिना उनसे मेलमिलाप कर लिया है। मैं बिना किसी रंजिश, बिना नफरत, बिना बदला लेने की प्यास के जीता था। मैं ऐसे व्यक्ति की तरह जीता था जिसने दुनिया में अपनी जगह पाली है और जिसे अब किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन अकल्पनीय क्षेत्रों तक पहुंच गया। छात्रवृत्ति से सैकड़ों युवा लाभान्वित हुए।
सामुदायिक क्लिनिक उन लोगों को गरिमा वापस दे रहे थे जिनके पास अस्तित्व के अलावा कभी कोई दूसरा मौका नहीं था। यह एक तत्काल या शोरगुल वाला परिवर्तन नहीं था। यह एक वास्तविक, गहरा परिवर्तन था, आने वाली पीढ़ियों में बोया गया, ऐसे दिलों में उपजाऊ मिट्टी पाता हुआ जो अभी तक परित्याग या अवमानना से कठोर नहीं हुए थे। एक दिन, जब मैं देश के बाकी हिस्सों द्वारा भुलाए गए एक छोटे से शहर में एक नए शैक्षिक केंद्र के निर्माण का निरीक्षण कर रहा था, एक लड़का पास आया। उसकी उम्र 6 साल से अधिक नहीं होगी। वह अपनी बाह के नीचे एक नोटबुक और एक शर्मीली मुस्कान लिए था। उसने मुझे एक चित्र दिया, एक सरल घर, एक बगीचा, हाथ पकड़े हुए 2 लोग, आकाश में एक विशाल सूरज। हाशिए पर उसने टेढ़े अक्षरों में लिखा था, हमें घर देने के लिए धन्यवाद। मैंने बिना कुछ कहे इसे संभाल लिया। बड़े भाषणों की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी प्यार इतने मौलिक इशारों में सिमट जाता है कि मानव भाषा मुश्किल से उनका वर्णन कर सकती है। रातें मैं घर पर पढ़ते, लिखते, कभी कभी बस अलाव के सामने बैठे बिताता, लकड़ी के चटकने को अपने विचारों के साथ चलने देता। मैंने शांति के साथ रहना सीखा, उससे डरना नहीं, उसमें पूरी तरह से जिए गए जीवन का मधुर संगीत पाना। पीछे देखने पर मैं सब कुछ शांत स्पष्टता के साथ देखता था, बिना आदर्शीकरण, बिना सांत्वना देने वाले झूठ के। अनुपस्थिति से चिह्नित बचपन, क्रोध से गढ़ा गया युवावस्था, न्याय की प्यास से ढाला गया परिपक्वता। यहाँ तक पहुँचने के लिए सब कुछ आवश्यक था। यहाँ तक कि दर्द का भी इस कहानी में अपना वैध स्थान था। मैं इसे न तो नकारता था और नहीं मिटाता था। मैं इसे उस पदार्थ के हिस्से के रूप में गले लगाता था जो मुझे बनाता था। मैं अपनी माँ के बारे में भी सोचता था, उनकी हंसी में, उनके शांत विश्वास में, उनके तरीके में जो असुरक्षित हाथों से दुनिया को सहारा देता था। हालांकि शारीरिक रूप से अनुपस्थित, उनकी उपस्थिति एक अदृश्य धागे की तरह मेरा मार्गदर्शन करती रही। उन्होंने मुझमें एक बीज बोया था जिसे न तो त्याग, न दर्द, न ही नफरत मुरझा सकी थी। एस्टेबन से सामूहिक स्मृति में केवल एक हल्का प्रतिध्वनि बचा था, आर्थिक इतिहास की पुस्तकों में एक भूला हुआ नाम, एक विलुप्त कंपनी के अभिलेखागार में एक झूल भरी तस्वीर। मुझे उसकी यादों को खंगालने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। उसका जीवन वैसे ही समाप्त हुआ जैसे वह जीता था, प्यार से खाली, अकेलेपन से भरा। वास्तविक जीत उसे गिरते देखना नहीं थी। वास्तविक जीत उसी खाई में न डूबना था जिसने उसे निगल लिया था। मैंने एक अलग रास्ता चुना, अधिक कठिन, अधिक लंबा, लेकिन अनंत रूप से अधिक प्रामाणिक। पिछले कुछ वर्षों में मैंने नए नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए खुद को समर्पित किया। युवा, उन्हें सिखाना कि सफलता शक्ति या धन जमा करना नहीं है, बल्कि ऐसे स्थान बनाना है जहां दूसरे भी समृद्ध हो सकें। कि एक आदमी का वास्तविक माप उसे मिलने वाली तालियों की संख्या में नहीं, बल्कि उन जीवन में है जिन्हें वह सकारात्मक रूप से बदलता है। मैंने धीरे धीरे निवेश कंपनी से खुद को दूर कर लिया, इसे समान मूल्यों वाले लोगों की जिम्मेदारी में छोड़ दिया। बीज बोने के लिए हमेशा सामने होना जरूरी नहीं था। मैंने विश्वास करना सीखा, जिम्मेदारी सौंपना, दूसरों के खिलने की अनुमति देने के लिए थोड़ा पीछे हटना। मेरा जीवन अंततः घर वापसी की एक लंबी यात्रा था, एक भौतिक निर्माण नहीं, बल्कि उस घर तक जो मेरी माँ थी, उस घर तक जो यह निश्चितता थी कि हम दर्द से पैदा हो सकते हैं और फिर भी कोमलता चुन सकते हैं। किसी सामान्य दोपहर को बरामदे पर बैठे सूर्यास्त देखते हुए मैं जानता था कि मैं इस यात्रा के अंत तक पहुंच गया हूं। एक अचानक समापन के रूप में नहीं, बल्कि एक विस्तृत यात्रा के प्राकृतिक समापन के रूप में, जहां हम अंततः रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं, क्षितिज का अवलोकन कर सकते हैं और खुद से कह सकते हैं कि सब कुछ दर्द सहित इसके लायक था, कि सब कुछ अंतिम विश्लेषण में प्यार था। उस प्रकार का प्यार जिसे प्रत्युत्तर की आवश्यकता नहीं है, न समझा जाना है, नहीं पुरस्कृत किया जाना है। वह प्रकार का प्यार जो बस मौजूद है। और यह मैंने उस अंतिम प्रकाश के क्षण में समझा। यही एकमात्र चीज है जो बनी रहती है, एकमात्र जो मायने रखती है, एकमात्र जो हम हैं।